तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं ब्रजेश कुमार। आप लोगों को जो नेक्स्ट एपिसोड है मराठा साम्राज्य का प्रथम, इसके दो भाग में हम लोग देखते हैं कि मराठा साम्राज्य का उदय होता है। तो मराठा साम्राज्य का उदय कैसे होता है, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक होता है बीजापुर। उसी समय जो बीजापुर और मुगल वंश में औरंगजेब और उसी बीच में क्या होता है कि मराठा साम्राज्य शिवाजी का मराठा साम्राज्य का उदय होता है। तो मराठा साम्राज्य का उदय का मेन कारण होता है कि औरंगजेब का जो धार्मिक जो कट्टरपंथी होती है, उसकी जो कठोर नीति होती है, उस सबको देखते हुए दक्षिण भारत में क्या करता है कि औरंगजेब की मराठा साम्राज्य का उदय होता है। और मराठा साम्राज्य जो होता है वह औरंगजेब को बहुत परेशान करता है। इसी परेशानी के कारण जो औरंगजेब की जो सत्ता होती है उसको औरंगजेब की सत्ता को अगर कब्र में ले जाने का कोई काम करता है तो यह मराठा साम्राज्य ही करता है। क्योंकि यह मराठा साम्राज्य को जीतने के लिए औरंगजेब बार बार दक्षिण में कोशिश करता है, लेकिन शिवाजी यहाँ पे इतना मजबूत हो चुके होते हैं कि वहाँ पे वो मराठों का क्या कर सकते हैं कि मुगल वंश से सामना नहीं कर पाता है और उसको बार बार माने कि करने के व्यू में वह जाते हैं और वहाँ से उनको हाथ वापस खाली लौटना पड़ता है। तो इस तरह से देखते हैं कि शिवाजी का जो वर्चस्व होता है मराठा महाराष्ट्र में वह किस तरीक़ा से होता है। देखिए, शिवाजी का जो जन्म होता है वह 1627 ईस्वी में इनकी जन्म होती है। 1627 में इनका लेकर के और 1628 तक माने कि इनकी शासन काल आता है। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि शिवाजी का जो जन्म होता है वो 1627 में शिवनेर एक जगह है, जहाँ पे शिवनेरी एक जगह है, उसी के नाम पर इनका नाम शिवनेर रखा गया। शिवनेर जगह पर ही इनका जन्म होता है शिवाजी का, और उसी के शिवनेर के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया है। तो इसी शिवनेर में इनका जन्म होता है 1627 में। पिता जो होते हैं वो शाहजी होते हैं और माता जो होती है वो जीजाबाई, इनकी माता का नाम। शिवाजी का जो एक पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, शिवाजी के दो गुरु होते हैं जिसके संरक्षण में वो रहते हैं। उनका नाम दादाजी कोंडदेव थे। तो पूछ लेगा, वह कंफ्यूजन करने के लिए बहुत ज़्यादा है कि शिवाजी के संरक्षण वाले गुरु कौन थे। तो दादाजी कोंडदेव। और आध्यात्मिक गुरु जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था वो रामदास थे। तो इस चीज़ में कंफ्यूजन पैदा होगा, इसलिए आप लोग इसको संरक्षण गुरु कोंडदेव थे और उनकी जो आध्यात्मिक गुरु वो रामदेव थे। पत्नी जो इनकी थी उनकी साईबाई पत्नी थी। इनकी पत्नी, इनकी 7 पत्नियाँ थी, लेकिन उसमें से सबसे अधिकांश क्वेश्चन जो बनता है वह साईबाई से ही क्वेश्चन बनता है। इनका प्रारंभिक जो सैन्य अभियान होता है वह क्या होता है कि बीजापुर। आपको पहले भी बताया कि बीजापुर और मुगल वंश और है और इसी सब के और ये मराठा साम्राज्य, ये 3 जगह से ही इनकी मेन माने की लड़ाई जो होती है वो होती रहती है। देखिए, बीजापुर में उस समय जो होता है वो आदिल शाह होता है। आदिल शाह से शासक प्रारंभिक सैन्य अभियान होता है और 1643 में। तो इसीलिए प्रारंभिक सैन्य अभियान को जो करते हैं वह बीजापुर से, और उस समय वहाँ का शासक आदिल शाह रहता है। तो प्रारंभिक सैन्य अभियान आप लोग याद रखिएगा वह बीजापुर में करते हैं। 1643 में वह फिर बीजापुर के जीतते हुए सिंहगढ़ का किला को जीत लेते हैं। फिर वहाँ से होते हुए वो 1654 में पुरंदर का किला वो भी जीत लेते हैं। तो इसलिए इसको क्रम में याद रखिएगा। क्रम में याद रखने का मतलब है कि इसकी पत्नी साईबाई से 1640 में ये शादी करते हैं, और ये जो किला 1643 में सिंहगढ़ का किला जो द्वितीय किला होता है, पहले तो वो बीजापुर को जीतते हैं, उसके बाद सिंहगढ़, उसके बाद पुरंदर का किला वो जीतते हैं, उसके बाद शाइस्ता खां। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 1654 में अफजल खां जो होता है वह क्या करता है कि औरंगजेब को मारने के लिए औरंगजेब क्या करता है कि उसको अफजल खां को भेजता है उसको शिवाजी को मारने के लिए। तो वह क्या करते हैं कि शिवाजी को पहले से मालूम चल जाता है, और जब अफजल खां को मारने जाता है, मारने के लिए वो खंजर जब निकालता है और उससे मिलने जाता है, जब खंजर जब निकालता है तो वह क्या करता है कि शिवाजी अपने जो शरीर के अंदर होते हैं वो स्टील का बना हुआ कवच पहने हुए रहते हैं जिससे उनको कुछ नहीं होता है, और अफजल खां बच जाते हैं। और इसी बीच में अफजल खां को क्या करते हैं कि वो हत्या कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को भेजते हैं। लेकिन शाइस्ता खां को भेजते हैं और शाइस्ता खां को भी क्या करता है कि ये पराजित कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जितना भी औरंगजेब की जो नीति होती है
होता है ना, ये 1663 ईस्वी में होता है, ये 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां के बीच, शाइस्ता खां और औरंगजेब के बीच, औरंगजेब का जो मामा होते हैं शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच में संघर्ष होता है, वो 1663 ईस्वी में होते हैं, 1663 ईस्वी में होता है। तो इस तरह से औरंगजेब की जो सारा जो नीति होती है वो शिवाजी को डिस्टर्ब करने का वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसीलिए वो औरंगजेब का जो शासनकाल है उसको दक्षिण भारत का कब्र भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत का कब्र जो दक्षिण भारत का जो कब्र है वो औरंगजेब को दक्षिण में अगर किसी ने डिस्टर्ब किया सबसे ज़्यादा तो वो औरंगजेब थे। तो इस तरह से क्या करता है कि यहाँ से ये हो जाता है, अफजल खां और शाइस्ता खां ये दोनों पराजित हो जाता है, अफजल खां की हत्या हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कि शिवाजी फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और सूरत की ओर प्रथम लूट करते हैं 1664 ईस्वी में। सूरत की ओर जाते हैं और सूरत से क्या करते हैं कि इसने बहुत सारा धन संपत्ति लूटता है, जो मुगल के अधीन ही उस समय सूरत रहता है, औरंगजेब के ही अधीन से। कहा जाता है कि उस समय उनको 1 करोड़ रुपया की संपत्ति उनको लूट में मिली थी। तो इस तरीका से वह सूरत की ओर लौटता है। इससे मुगल जो शासक औरंगजेब होता है वह और घबरा जाता है। उसके बाद वह क्या करता है कि कछवाड़ा का राजा जय सिंह को भेजता है फिर इससे लड़ाई के लिए, शिवाजी से लड़ने के लिए कछवाड़ा के राजा जय सिंह को भेजता है। जय सिंह क्या करते हैं कि वहाँ पे लड़ाई होता है और वहाँ पर ही पुरंदर की संधि 26 जून 1665 को पुरंदर की संधि होता है, जिसमें शिवाजी को 35 किला का 35 में से 23 किला जो क्या करना होता है कि मुगल वंश को देना पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी संधि के दौरान और उनका जो लड़का जो रहता है संभाजी, उनको यहाँ भेजा जाता है फिर मुगल दरबार में संभाजी को। तो इसी संधि के द्वारा क्या करते हैं कि शिवाजी 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में क्या होते हैं 1665 ईस्वी में, और उसके कुछ दिन के बाद ही जाकर के वह क्या करते हैं कि औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और वहाँ पे क्या करता है कि उनका औरंगजेब बहुत अपमानित करता है। और वहाँ से वो अपमानित करने के बाद वह और शिवाजी जब उसका विरोध करते हैं तो उसको बंदी बना लिया जाता है और उसको कारागाह में डाल दिया जाता है। फिर और क्या करता है कि वो शिवाजी अपना जन्मदिन मनाने के लिए मिठाई की टोकरी में बैठ करके वह बाहर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मिठाई की टोकरी से वह बाहर आते हैं और 1666 में वह भाग निकलते हैं। उसके बाद फिर वह सूरत की दूसरी लूट करते हैं 1670 ईस्वी में। शिवाजी का राजाभिषेक, इतना कार्य करने के बाद भी फिर भी उनका राजाभिषेक नहीं हुआ रहता है। तो वो क्या करते हैं कि फिर आते हैं और वहाँ से राजा अभिषेक करवाते हैं। और वहाँ से बनारस का एक पंडित होता है गंगा भट्ट को सबसे बड़ा पुरोहित होता है, उनको बुला करके वो अपना राजा अभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को कराते हैं। इस डेट को आप याद रखिएगा, ऐसा ना हो किसी को क्या करे कि आप उसकी वो किला जीतने के बाद 1643, 44, 70, 65, 66 तक देखते जाए और इसको आप लोग भूल जाए। तो वह क्या करते हैं शिवाजी का राजा अभिषेक 6 जून 1674 को होता है गंगा भट्ट के बाद। उसके बाद दूसरी पत्नी सोराबाई रहती है। कर्नाटक अभियान 1678 में होते हैं, जिंजी का किला, कर्नाटक अभियान उसके बाद करते हैं 1678 में, फिर जिंजी का किला इनका अंतिम विजय होता है। और इसी जिंजी के किले में क्या होता है कि जिंजी के किले की लड़ाई के समय संभाजी जो होते हैं, संभाजी जो इनका पुत्र होता है वह विद्रोह करके भाग जाता है और इससे वह बहुत ज़्यादा आहत होते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, जहाँ बीमार पड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 3 अप्रैल 1680 को। इस तरह से हम लोग देखें कि ये शिवाजी की कैसे मृत्यु होती है, क्या बहादुरी इनके। अब देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। हिंदू सिद्धांतों पर आधारित इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, क्योंकि इन्होंने मुगल से लड़ करके इन्होंने क्या किया था कि हिंदू धर्म को ही अपना सबसे विस्तृत हथियार बनाया था और हिंदू धर्म के आधार पर ही इन्होंने सत्ता को स्थापित किया था। तो इनका जो प्रशासन व्यवस्था होता है वह हिंदू सिद्धांतों पर आधारित होता है। अष्टप्रधान परिषद होता है जिसमें 8 मंत्री होते हैं। पेशवा जो होता है वह सबसे प्रमुख मंत्री होता है, पेशवा पूछ देगा। अमात्य जो होता है वह अर्थ मंत्री होता है, जो लेन देन की जो मंत्री होते हैं वह अमात्य उसको बोलते हैं। सुमंत जो होता है वह विदेश मंत्री होता है, पूछता है। चिटनीस जो पिछला एग्जाम में पूछा हुआ था, चिटनीस पत्राचार विभाग होता है, चिटनीस, इसको आप याद लीजिए। चिटनीस कहने से वह पत्राचार विभाग जो होता है। उसके बाद सेनापति होता है। उसके बाद पंडित राव
पंडित राज जो होता है वो मूल सलाहकार और धार्मिक कार्यों के जो सलाहकार होते हैं वह पंडित राज होते हैं। उसके बाद वाक्यानाधीश, गुप्तचर और सूचना विभाग होता है वाक्यानाधीश। एक देखिए कर का भी इनका व्यवस्था होता है। इनका जो कर जो होता है वह 1/2 भाग और सरदेशी मुखी, इसको चौथ बोलते हैं, इसको सरदेशी मुखी 1/10 भाग। ये सरदेशी मुखी जो होता है वह क्या होता है कि जिस पर शिवाजी का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार रहता है उससे क्या करते हैं कि 1/10 भाग वह कर के रूप में लेते हैं। और चौथी जो होता है, चौथ जो होता है जिसको हम लोग चौथ बोलते हैं, चौथ 1/10 भाग 1/2 भाग वह इसके इर्द गिर्द का जो शासन व्यवस्था होते हैं उससे वो लिया करते हैं। इसलिए लिया करते हैं कि मैं आपके ऊपर आक्रमण नहीं करूँगा, आप अपना शासन व्यवस्था को चलाइए और इसके बदले में हमको 1/2 आप कर दीजिए, टैक्स दीजिए, मैं आपके ऊपर माने कि जो भी हो आक्रमण मैं आपके ऊपर नहीं करूँगा। तो इस तरह से हम लोग शिवाजी का, मुगल सम्राट का, मराठा साम्राज्य का प्रथम एपिसोड देखें। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जो पेशवा पद आता है उसके पेशवा पद के बारे में फिर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं मराठा साम्राज्य का द्वितीय भाग। मराठा साम्राज्य के द्वितीय भाग में क्या होता है कि शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और शिवाजी का एक पुत्र होता है संभाजी, वो क्या करता है कि विद्रोह करके चला जाता है। तो उस शिवाजी के 2 पुत्र होते हैं और कैसे क्या करता है कि पेशवा का पद आता है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। क्योंकि पेशवा का जो पद होता है वह प्रशासनिक व्यवस्था का एक पद शिवाजी के समय ही दिया जाता है और उसी समय से ये पेशवा का पद जो होता है वो उत्पत्ति होता है। तो हम लोग देखते हैं मराठा साम्राज्य द्वितीय में क्या होता है कि शिवाजी 1680 में शिवाजी के 2 पुत्र होते हैं, एक राजा राम और दूसरा होते हैं संभाजी। संभाजी क्या करता है कि विद्रोह करके चले जाते हैं। तो संभाजी जो साईबाई की, इनकी माता का नाम साईबाई रहता है, साईबाई के पुत्र, साईबाई के पुत्र रहते हैं। तो ये तो विद्रोह करके चले जाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि शिवाजी के बाद राजा राम जो होता है वह क्या करता है कि कुछ दिनों तक शासन करता है। फिर संभाजी आते हैं और संभाजी क्या करते हैं कि शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेते हैं और राजा राम को कैदी बनाकर महल में रख लेते हैं। तो इस तरह से 1680 से 89 तक संभाजी क्या करते हैं कि शासन करते हैं और इनकी प्रारंभिक राजधानी जो होती है वो रायगढ़ होती है। आप लोग याद रखिएगा कि शिवाजी की मराठा के प्रथम राजधानी, प्रारंभिक राजधानी रायगढ़ होती है और द्वितीय राजधानी जो सतारा बनता है। प्रारंभिक राजधानी इनकी रायगढ़ होती है। कबीर कंस यह क्या करते हैं कि पारिवारिक कलश बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद छिटपुट इनके ऊपर आक्रमण भी होते रहते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा यह आघात होता है इनको और यह क्या करता है कि अपना सबसे विश्वासु जो आदमी रहते हैं कबीर कंस सबसे भरोसेमंद आदमी रहते हैं। इसी को सेनापति, मेन सेना जो अधिकार होता है उन्हीं को क्या करता है कि देता है कबीर कंस को। कबीर कंस इसके सेनापति बनते हैं। कबीर कंस इसका सबसे भरोसेमंद आदमी होता है, उसको यह क्या करते हैं कि सेनापति बनाते हैं। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि औरंगजेब का जो पुत्र होता है अकबर जो विद्रोह करके औरंगजेब से भागा हुआ रहता है, उसको क्या करते हैं कि ये शरण देते हैं संभाजी। और शरण देने के लिए औरंगजेब की सेनापति संभाजी के ऊपर अटैक कर देता है, माने कि आक्रमण कर देता है। 1689 ईस्वी में औरंगजेब की सेनापति द्वारा मृत्यु इसकी दोनों को कर दिया जाता है, कबीर कंस को और संभाजी को। उसके बाद क्या होता है कि संभाजी का जो पुत्र होता है साहू जी, वो 7 वर्ष की रहती है, 7 वर्ष के रहते हैं। उसको क्या करता है कि अंग्रेज अपने पास लेकर के मुगल वंश औरंगजेब इसको क्या करता है कि लेकर के चला जाता है राजकिले में। उसके बाद इसके जाने के क्रम में और इसकी मृत्यु के क्रम में फिर राजा राम जो क्या होता है 1689 से 1700 तक, 1689 से फिर राजा राम स्वतंत्र होता है और क्या करता है कि मराठा साम्राज्य को फिर आगे बढ़ाता है। और यह क्या करता है कि औरंगजेब के डर से अपनी राजधानी को सतारा राजधानी ले जाता है, वहाँ से वह शासन का संचालन करता है। फिर आती है ताराबाई इसकी पत्नी होती है और इसको क्या होता है कि पत्नी के बाद इसके शिवाजी द्वितीय इसके पुत्र होते हैं। शिवाजी द्वितीय शासन करने के बाद सतारा राजधानी ले आते हैं राजा राम, और राजा राम की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र होता है शिवाजी के द्वितीय
के नाम से क्या करती है कि ताराबाई ऑलरेडी शासन करती है। फिर क्या कर देता है कि कुछ दिनों के बाद जब क्या होता है कि जब ये 1789 से 12-13 वर्ष जब यह शासन करती है, तब तक इसका पुत्र जो होता है वह बड़ा हो जाता है और फिर आता है तो साहू जी का पुत्र जो आता है वो 1707 से 1744 तक शासन करता है। और फिर यहाँ ताराबाई और शिवाजी द्वितीय, ताराबाई जो इसकी माता रहती है, इसके बीच एक युद्ध होता है, खेरा का युद्ध। खेरा का युद्ध जहाँ पे शिवाजी और साहू जी के बीच में युद्ध होता है, साहू जी वहाँ पे जीतते हैं और फिर क्या करते हैं कि वो सत्ता में आते हैं। और यहीं से क्या होता है कि पेशवा शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, जो बालाजी विश्वनाथ के नाम से, बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा होते हैं, वहां से पेशवा की उत्पत्ति हो जाती है। अब देखिए फिर यहाँ से शिवाजी जो है वह शिवाजी क्या करते हैं कि शिवाजी कोल्हापुर द्वितीय, शिवाजी जो है द्वितीय शिवाजी है, यह कोल्हापुर के क्षेत्र पर शासन करने लगते हैं। और साहू जी जो होते हैं वह सतारा के क्षेत्र में शासन करने लगते हैं। तो साहू जी और यहाँ से जो होता है बालाजी विश्वनाथ, अब आ जाता है यहीं से जो टर्म कन्वर्ट होकर के आता है वह बालाजी विश्वनाथ, जो साहू जी के पुत्र होते हैं, वो बालाजी विश्वनाथ जो होते हैं वह पेशवा का पद धारण करते हैं। और क्या करते हैं कि बालाजी विश्वनाथ, एक और यहाँ देखिए संगोला का संधि होता है 1750 में, शिवाजी का शासन होता है। वहाँ का जो लोग होते हैं वो सारे लोग बालाजी विश्वनाथ को ओरिजिनल सत्ता माने कि ओरिजिनल उत्तराधिकारी मानते हैं बालाजी विश्वनाथ को। और बालाजी विश्वनाथ को के और शिवाजी द्वितीय के बीच संगोला की संधि होती है और उसी में शिवाजी का शासन का अंत हो जाता है। शिवाजी द्वितीय का शासन का अंत होता है संगोला की संधि में। और फिर यहाँ से पेशवा शब्द का उत्पत्ति होता है। बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से 20 के बीच में आते हैं, इनको द्वितीय संस्थापक, मुगल सम्राट का, मराठा सम्राट का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। अब देखते हैं 1713 में पेशवा शब्द का उत्पत्ति हो जाता है। वहां से 1709 में संधि, जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, सैयद बंधुओं को जिताने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। सैयद बंधु जो क्या करते हैं कि सैयद बंधुओं को जिताने में इसका सबसे ज़्यादा योगदान रहते हैं 1719 ईस्वी में, जिसको मराठा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अब देखिए बाजीराव प्रथम 1720 से 40 के बीच में यह निजाम, गुजरात, मालवा, पुर्तगाल, बुंदेलखंड के सहयोग से छत्रसाल। अब देखिए यहीं पे क्या होता है कि बुंदेलखंड, बाजीराव प्रथम क्या होते हैं कि बुंदेलखंड जाते हैं, जहाँ पे राजा छत्रसाल इनको बुलाता है। राजा छत्रसाल जो होते हैं बुलाते हैं और वहीं पे एक मुस्लिम नर्तकी रहती है जिनसे इनको प्यार हो जाता है और उसी का नाम मस्तानी रहता है, जो आपने मूवी में देखा है बाजीराव मस्तानी में। वहीं पे इनसे मस्तानी से प्यार हो जाता है और वहीं से कहानी आगे स्टार्ट होती है। तो यही छत्रसाल के ही महल में इससे प्यार होता है। अब उसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव, इसका पुत्र जो होता है वो फिर होता है बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 के। इसका वास्तविक नाम नाना साहब रहता है। इससे सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इस समय क्या होता है कि मुगल साम्राज्य भी बहुत धीरे धीरे डाउनफॉल इसका स्टार्ट हो गया रहता है, ये धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ते रहता है। तो इसने क्या करता है कि सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार करता है। फिर अहमद शाह अब्दाली जो अफगान वाला, जो अहमद शाह अब्दाली के बीच क्या होता है कि 1761 को पानीपत का युद्ध होता है और मराठा पराजय हो जाता है। और इसी के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद माधवा राव 1761 से 1772 तक शासन में आते हैं और पुनः मराठा शक्ति का उदय होता है। पुनः मराठा शक्ति का उदय होता है और निजाम जो हैदराबाद के शासक होते हैं और हैदर अली जो मैसूर का शासक होते हैं, उसको चौथ देने पर ये क्या करते हैं कि मजबूर कर देते हैं। तो इस तरह से और इस तरह से इसके बीच में भी आते हैं। इस तरह से सबसे अंतिम जो शासक होता है वह बाजीराव द्वितीय होता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि मराठा साम्राज्य का क्या होता है कि अंत हो जाता है, मराठा साम्राज्य का खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर और बाजीराव द्वितीय को क्या ऑलरेडी होता है कि अंग्रेज इसको सत्ता में बैठा देता है और इसी के थ्रू वह शासन करना स्टार्ट कर देता है अंग्रेज सार्वभौम। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि मराठा साम्राज्य का अंत कैसे होता है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप अपने प्रिपरेशन को चालू रखिए। आप मेरी तरफ से आशा है कि आप उच्च मुकाम पर पहुँचिए।
और अच्छे पद को हासिल कीजिए। यही सहयोग मेरी तरफ से, जो सहयोग हो वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ बुराइयाँ हो तो, कुछ कमी हो तो उसके बारे में भी बताइए। तो ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे जो देखेंगे, आगे जो अपना जो आएगा वो भक्ति आंदोलन आएगा। भक्ति आंदोलन किस तरीके से होते हैं उसके बारे में हम लोग विशेष डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।